जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस, जिसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर बेटा है 20। ये लेक्चर नंबर बेटा कितना है 20, यानी कि इसके पहले 19 लेक्चर बेटे हमारे हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 90 लेक्चर हो चुके हैं। जिन छात्रों ने 90 लेक्चर को नहीं देखा वो सभी छात्र हमारे क्या प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे लेक्चर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी, आप उसमें जाइए और आप सारे के सारे लेक्चर यानी कि 19 तक के सारे लेक्चर, इसके पहले के सारे लेक्चर आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और आपको लेक्चर नंबर 19, 18, 17, 16 और 15 का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन लेक्चरों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को आसानी से प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है कि सच्ची मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। आपने कहावत सुना होगा कि यदि मोहब्बत सच्ची है तो जीत जरूर होगी। ठीक है, लेकिन बस उस मोहब्बत को इस समय जो आपका इस जो पीरियड चल रहा, टाइम पीरियड चल रहा है इस समय, यानी कि आपकी जो आप इस समय क्लास 12th में है आपका, तो इस समय जो आपकी मोहब्बत इधर उधर के चक्कर में लगाते हैं वो इधर उधर ना करके क्या आप मोहब्बत किससे कीजिए? किताबों से कीजिए। मोहब्बत किससे कीजिए? यदि आप सच्ची मोहब्बत किसी किताबों से करेंगे तो क्या होगा? जो चाहेंगे, कुछ जो चाहते हैं आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जब भी किताबों से मोहब्बत होगा तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, और जब पढ़ाई में मन लगेगा तो आपका कार्य क्या होगा? जब प्रतिदिन होता रहेगा तो आपके पे बर्डन नहीं बनेगा, बोझ नहीं बनेगा। और जब आप पे बोझ नहीं बनेगा तो क्या होगा? आप रिलैक्स फील करेंगे और आपको लगेगा कि सारे कार्य हमारे स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। इसीलिए क्या आपको जब भी मोहब्बत करनी तो किताबों से कीजिए। और दोस्तों जिस दिन आपने किताबों से मोहब्बत कर ली उस दिन आप क्या हैं? उस समय के बिल्कुल बादशाह हो गए। आपके उस टाइम के आप क्या हैं? बिल्कुल बादशाह हैं, यदि किताबों से आपको मोहब्बत हो गई, क्योंकि आपका ये जो टाइम इस समय किताबों से मोहब्बत करने का, बाकी इधर उधर भटकने का नहीं है। यदि आप इस उम्र में इस समय भटक गए तो मान लीजिए आपका आगे का भविष्य चौपट है, खराब हो जाएगा। इसलिए आप भटकिए मत। इस समय आपको सिर्फ मोहब्बत करनी है, सिर्फ मोहब्बत करनी किससे? किताबों से ही करनी, और किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। यदि आपको इस समय किताबों से मोहब्बत हो गई तो आगे चलकर बहुत सारी मोहब्बतें मिलेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस समय आपको सिर्फ क्या करना है? किताबों से मोहब्बत करनी है। और यदि इस समय दूसरी मोहब्बत के चक्कर में फंस गए तो आगे क्या होगा? आप खुद जानते समझदार हो, किसी लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए इस समय सिर्फ आपको मोहब्बत करनी है किताबों से। और यदि आपको किताबों से मोहब्बत हो गई तो जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है। इसीलिए, और क्यों जीत निश्चित है? क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। यानी कि आप यदि ईमानदारी से कार्य करेंगे, निष्ठा के साथ कार्य करेंगे तो जीत जाहिर सी भी बात होना है। आपका जो लक्ष्य होगा जाहिर सी भी बात आप क्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। किससे? दोस्ती करनी है। किससे? किताबों से करनी है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक बेटा है लेंस। जो है आपका लेंस के लिए में UV तथा F में संबंध, लेंस में UV-F में संबंध, या क्वेश्चन पूछा जाता है परिमित आकार की वस्तु के लिए लेंस सूत्र लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? परिमित आकार की वस्तु के लिए लेंस का सूत्र लिखिए। मतलब जो लेंस है उसमें परिमित आकार की वस्तु के लिए सूत्र क्या होता है? एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, या क्वेश्चन पूछा जाता है वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस की दूरी f में संबंध।
फोकस दूरी f में संबंध। बात क्लियर हुआ? वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध, ऐसे पूछा था लेंस में। ठीक है, क्योंकि जैसे अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में किया था, जैसे आपने दर्पण में किया था सेम वैसे इसमें करने, दोनों प्रूफ आप सेम वैसे करने। वहां आपने अवतल दर्पण में किया था UVF में संबंध किया था कि नहीं, अवतल दर्पण में UVF में संबंध किया था। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या किया था, UVF में संबंध। इसी प्रकार लेंस में भी आपको सेम करना है, यानी ठीक है। तो हेडिंग क्या, आपकी मुख्य हेडिंग क्या है आज की, कि परिमित आकार की वस्तु के लिए लेंस का सूत्र। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वस्तु की दूरी यानी कि u, वस्तु की दूरी क्या मानते हैं, u, और कैसे प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f, स्मॉल f में संबंध। अब ध्यान समझिए, में संबंध। अभी इसमें हेडिंग, अब ये तो आपका क्या हो गया, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। और आपको चूंकि लेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। इसलिए आपको एक बार प्रूफ किसमें करना है, उत्तल लेंस में करना है, u, v और f में संबंध, और एक बार अवतल लेंस में करना। तो आपकी हेडिंग क्या है, उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा किसका फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है, यही हेडिंग रहेगी। सिर्फ क्या है लिख लेंगे, उत्तल लेंस में, क्या, उत्तल लेंस में। बात क्लियर है कि नहीं? अब हेडिंग क्या रहेगी, उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। उत्तल लेंस क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको पता है लेंस दो प्रकार के वाले होते हैं, इसलिए हमने उत्तल लेंस लगा दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, चिन्ह परिपाटी जो हमने आपको पहले सिखा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने चिन्ह परिपाटी आप लोगों को सिखाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वो जो दर्पण में चिन्ह परिपाटी थी, सेम वही चिन्ह परिपाटी हमारी लेंस में भी कार्य करेगी। जैसे जो दर्पण में चिन्ह परिपाटी के लिए कार्य करता था, वो सेम चिन्ह परिपाटी इसमें भी कार्य करेगी। कैसे करेगी हम आपको समझा भी देंगे, अभी जब प्रूव कराएंगे इसमें उसमें भी समझा देंगे। ठीक है, और बाकी आपको जो लेंस के जो दर्पण में पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं कि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। देखिए बहुत आसान बेटा है, और ये आपके पेपर में पूछा भी बहुत जाता है। ठीक है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए ये हमारा बेटा क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा बेटा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस L हो गया। मान लेते एक उत्तल लेंस क्या है, L है। ये बेटा हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस L हो गया। ये हमारी इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष हो गई। ये उत्तल लेंस L हो गया, इसकी ये अक्ष हो गई, ये हमारी बेटा मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, इसको क्या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, चाहे C से लिखो चाहे O से लिखे। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसलिए O से भी लिख सकते हैं, और सेंटर होता है इसलिए C से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल हमने जो बताया था नाइट क्लास कितना, लेक्चर नंबर 19 में जो हमने बताया था, तो यहाँ पे जब अभी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना उसमें कराया था ना, तो O से लिखा था। ठीक है, तो O और C किसी से भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। आप चाहे O से लिखें चाहे C से लिखें, आप स्वतंत्र हैं। हम यहाँ से आपको C से लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, ये प्रकाशीय केंद्र C हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं कि प्रकाशीय केंद्र C है। अब ये जो लेंस है, लेंस की मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु मान लेते हैं AB। क्या, लेंस की मुख्य अक्ष पर बाईं ओर मान लेते हैं एक वस्तु, क्या है, AB। ध्यान समझिएगा गौर से बेटा, AB मान लेते हैं। बाकी जानते हैं इसका यहाँ प्रथम फोकस होगा, इधर द्वितीय फोकस होगा। जितने की जरूरत वही हम बनाएंगे। ठीक है,
तो ये क्या हमारी वस्तु मुख्य अक्ष पर बाई और एक वस्तु क्या मान लें ए बी। तो आपको पता है एक प्रकाश की किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। इस बात से परिचित हो ना। तो ये क्या होगा, द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी, ये यहां से होकर निकल गई, और ये मान लेते हैं हमारा बिंदु ई है। कौन सा बिंदु ई है, जहां पे ये काटी जाके यहां से, जहां से अपवर्तन हुआ किरण का, यहां से क्या इस पे आपतित की, तुरंत इसका अपवर्तन हो जाएगा लेंस, और क्या हुआ, ये मुख्य फोकस एफ से होकर चलेगी। द्वितीय फोकस है तो डायरेक्ट एफ लिख रहे हैं, ठीक है, F2 भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एफ लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको प्रूफ करना है। तो ये किरण, और ये किरण कहां से बेटा जाती है, हमको आपको पता है एक किरण कहां से होकर जाती है बेटा, बोलो, एक किरण बेटा हमारी कहां से होकर जाती है, इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। ध्यान समझिएगा, एक किरण हमारी प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। तो देखिए इस किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से आपतित कर रहे हैं, और ये देखिए कहीं काटेगी आगे जाके, आपस में कहीं काटेंगी जाके, ये आपस में कहीं कटी, तो ये आपस में यहां कट गई, तो यहां इसका प्रतिबिंब बन गया क्या, देखिए ए डैश बी डैश, इसकी इमेज क्या बनी जाके, ए डैश बी डैश। यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत बेटा। इसकी क्यों, आपको पता है कि जहां पे दो किरणें आपस में काटती हैं वहीं पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। और आपको पता है प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, इसलिए यहां से सीधे निकल गई, जहां पे दोनों काट गई वहां पे हमारा प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। क्योंकि देखो वस्तु ऊपर की ओर रखी थी, प्रतिबिंब बना नीचे की ओर, ठीक है, और लेंस के दूसरी ओर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और वास्तविक बनता है, और वस्तु इधर रखी थी और प्रतिबिंब दूसरी ओर बना जाएगा। इतने चित्र में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस चित्र कंप्लीट हो गया। अब रह क्या गया चित्र, जो किरणें खींचनी थी, प्रकाश किरण हमने आपतित की, उतना कंप्लीट हो गया। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र है और ये हमारा क्या वस्तु है। तो जिस प्रकार दर्पण में वक्रता केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी u होती थी, इसी प्रकार लेंस में सारी दूरी हम वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से ही नापेंगे, और प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी बेटा हमारी कहलाएगी u। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी, और प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी हमें क्या कहलाएगी बेटा, f। और कहां तक फोकस है, यहां तक, ठीक है। लेंस का सूत्र निकालने के लिए हम F2 और F1, यहाँ नहीं, यहाँ F1 होगा, यहाँ F2 होगा, नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रूफ कर रहे हैं। हमको क्या है, UVF में सम्बन्ध लाना है, इसलिए घबराना मत कि सर F1 और F2 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और प्रतिबिंब हो गया, इसके बीच की दूरी ध्यान से देखिए कितनी हो जाएगी, V। आपको पता प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, v होती थी कि नहीं। वहां क्या होता था, दर्पण में वक्रता केंद्र होता था ना, और क्या, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। और यहाँ पे चूंकि प्रकाशीय केंद्र है, इसलिए प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई, v हो गई। आई होप इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये v हो गया, ये f हो गया, जाके वक्र प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी f हो गई, प्रकाशीय केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई, v हो गई जाके, और प्रकाशीय केंद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी u हो गई जाके। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हम वस्तु जो रखते हैं परिमित आकार की, यानी एक निश्चित आकार होता है उतनी की रख सकते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, माना एक उत्तल लेंस L है, माना एक उत्तल लेंस L है जिसकी बाईं ओर मुख्य अक्ष पर, ये बाईं ओर ही तो है, जिसकी बाईं ओर मुख्य अक्ष पर AB वस्तु का प्रतिबिंब क्या कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा A डैश B डैश बनता है। बस इतनी लैंग्वेज लिखनी। माना एक उत्तल लेंस L है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लिख सकते हो, ठीक है। कैसा बनता, वास्तविक उल्टा ए डैश बी डैश बनता। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। आप बेटा साथ में कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, लैंग्वेज भी साथ में लिखिए, चित्र हम जब समझा देंगे उसके बाद आप चित्र बना लीजिए, ठीक है। नहीं समय मिलता तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर साथ में चित्र बनाते हुए चलिए, तो आपको सारी बातें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। चित्र बना लो बेटा, चित्र कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, हो गया।
ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। लैंग्वेज लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखेंगे? माना एक उत्तल लेंस, माना एक उत्तल लेंस L है, जिसके मुख्य अक्ष पर माना एक उत्तल लेंस L है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर है कि नहीं, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कैसा? वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बस इतनी लैंग्वेज लिखनी है। माना एक उत्तल लेंस L है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखो वस्तु ऊपर की ओर रखी है और इमेज कैसी बन रही? नीचे की ओर बन रही है। ठीक है, लिख लो लैंग्वेज बेटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, हो गया होगा। अब करते आगे बढ़ चलते हैं बेटा। लिखने भर का देखो बेटा हम समय भी दे देते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेने का भी समय देते हैं। और बेटा आप लोग शेयर करते रहें, ठीक है बेटा, जिससे क्या हो और बच्चों का भी फायदा हो सके। और आप लोग लाइक जरूर करें बेटा, कमेंट करें, जिससे हम लोगों का, यही तो हमारी लोगों की पूंजी है। और क्या, यदि आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो यही तो है हमारे लिए पूंजी। और क्या आप लोगों को यही हमारी क्या होगी? यही हमारी पूंजी है बेटा। तो इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, जिससे और भी बच्चों का फायदा होता रहे। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहां पे हम कुछ लिख रहे हैं, यहां पे इस साइड में, यहां पे ध्यान से समझिए, इस थ्योरी के नीचे उसी को लिखना है। देखिए हम लिख रहे हैं CA, कितना होगा बोलो बेटा? CA, C और A कितना होगा बोला? CA कितना होगा? U। लेकिन कैसा, प्लस का कि माइनस का? आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से या प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की जितनी दूरियां रहेंगी वो सारी ऋणात्मक रहेंगी, और प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर की जितनी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। प्रकाशिक केंद्र से ऊपर की ओर की जितनी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से नीचे की जितनी दूरियां होती हैं कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। बात क्लियर होगी कि नहीं? इसलिए प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरी कैसी ऋणात्मक होती है, इसलिए यहां पे हम माइनस लगा देंगे। बात क्लियर? प्रकाशिक केंद्र से की जितनी भी दूरियां होती कैसी होती है? प्रकाशिक केंद्र से बाईं की जितनी दूरियां होती ऋणात्मक होती है और दाईं की धनात्मक होती है। इसीलिए CF कितना हो जाएगा बेटा? आपका F हो जाएगा। CF कितना हो जाएगा? स्मॉल f हो जाएगा, क्योंकि प्लस का, क्योंकि दाईं ओर है। और CA' कितना हो जाएगा बोलो बेटा? CA' V हो जाएगा प्लस का। क्यों होगा? क्योंकि दूरियां कैसी? दाईं ओर। हमने कहा चिन्ह प्रॉपर्टी सेम दर्पण की तरीके से ही कार्य करेगी। इतना उस लैंग्वेज के नीचे लिख लीजिएगा। फिर ऊपर देखिए बेटा, आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C समरूप हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C' समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, या समरूप हैं खाली लिख सकते हैं, समरूप है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C समरूप हैं। ठीक है, त्रिभुज तो लग ही चुका है तो समरूप है, खाली समरूप है लिख लो, बस बात खत्म। त्रिभुज तो आप पहले लगा चुके हैं। ओके, तो देखो बेटा, अब समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? दिमाग में आ रहा होगा, जो नए छात्र होंगे, पुराने छात्र यदि हमारे छात्र हमसे सीख रहे हैं, पहले के लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको ये दिक्कत नहीं आएगा। समरूप कई बार हम बता चुके हैं कि जो नए छात्र जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए हम बता रहे हैं कि समरूप बेटा क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज के सभी कोण,
एक त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोणों के बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। नहीं समझे? देखो हमने कहा एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होते हैं तो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। कैसे? जैसे एक त्रिभुज हमने लिया, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी ले लिया, तो ये देखो सीधी वस्तु रखी इसलिए 90 होगा, लंब होगा, और ये प्रतिबिंब भी सीधा बना इसलिए ये भी लंब होगा, तो 90 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ये देखो दोनों एंगल कॉमन है, ये और ये कॉमन होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, तो आपस में आपको पता शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जब ये बराबर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हो कि नहीं? नहीं क्लियर हो तो एक बार हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा ये ए बी कुछ ऐसे बना, ये देखिए हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ये कुछ इसको लिया हमने, ये बनाया आपने, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, जाके ये सी है हमारा, वो ए डैश है और ये बी डैश है, यही तो लिया आपने, इसी को लिया ए बी सी, और ये कितना ए डैश बी डैश सी हो गया जाके। तो देखो बेटा ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये दोनों बेटा शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री है हमारा, कितना? 30 डिग्री। तो आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? बोलो बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता कि नहीं होता? इसलिए 90 प्लस 30 कितना? 120, और 180 में से 120 घटा दो तो यानी ये भी 60 आ जाएगा, और सेम यही कंडीशन है इसलिए इधर भी 60 आएगा। अब देखो संगत कोण यानी कि ये एंगल ये इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये कहलाते हैं बेटे हमारे संगत कोण कहलाते हैं। आई हो बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? और ये जब संगत दो त्रिभुज के जो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यदि किसी एक त्रिभुज के संगत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के यदि किसी एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज की जो कंडीशन होता है बेटा, उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। कैसे? जैसे हम लिख सकते हैं यहां से ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये इनकी जो हमने कहा संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि जो हमारी ए बी बटे ए डैश बी डैश संगत भुजा यही तो होगी, इसीलिए क्या लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बेटा हमारा जो होगा ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए सी लिख लिया, सी ए लिख लें, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं इसलिए सी ए लिख लो, चलो सी ए बटे सी ए डैश, ठीक है ध्यान समझिए। हमने कहा ए बी, ये हमारा ए बी हो गया, और ये ए डैश बी डैश संगत है भुजा, ये भी लंब, एक तरीके से ये भी लंब सीधा रखा इसलिए, और ए बी बटे ए डैश बी डैश होगा, इसी प्रकार कितना हो जाएगा सी ए, ये भी तो है संगत, और सी ए डैश होगा। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं बेटा, यहीं पे इसके काम खत्म हो गया। आगे देखिए आपको त्रिभुज और दिखाई पड़ रहे होंगे इसमें, ध्यान से देखिए त्रिभुज बेटा ध्यान से देखिए ई सी एफ तथा त्रिभुज ई सी एफ तथा त्रिभुज, देखो ई है, ये सी है और ये एफ है, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ कैसे समरूप हैं। यानी कि त्रिभुज ई सी, इधर देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा बोर्ड की ओर, चलिए देखिए इधर देखिए बेटा ई सी एफ ये त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 होगा तो ये 90 हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और इसीलिए ई और ये अगला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, इसलिए समरूप है। तो समरूप को आपको पता कंडीशन क्या होती है, उनकी भुजा संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं ई सी अपान, ये हमारा ई सी होगा अपान ए डैश बी डैश, ठीक लिख सकते हैं कि नहीं, ए डैश बी डैश इक्वल टू, ये बात क्लियर है नहीं, ये ए बी है, देखो इधर सॉरी ई सी हो गया, ये ई सी और अपान ए डैश बी डैश होगा इक्वल टू, अब देखो यहां से सी एफ अपान कितना एफ ए डैश, क्या सी एफ अपान एफ ए डैश, गौर करिएगा बेटा हमने क्या कहा सी एफ
ये सी एफ हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी सी एफ है, और ये इस त्रिभुज में कितना हो जाएगा एफ ए डैश, इसलिए सी एफ अपान एफ ए डैश, क्योंकि ये विसंगत भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर हो गया। पहले आपका ई सी अपान कितना होगा ए डैश बी डैश हो गया, ये संगत भुजा आपस में बराबर हो, इनका रेशियो निकाल लिया। फिर दूसरी संगत भुजा कौन सी सी एफ अपान एफ ए डैश, ये संगत भुजा होंगे आपस में और इनका रेशियो आपस में बराबर हो गए। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो बेटा एक चीज देखिए, चूंकि हम लिख रहे हैं यहां से, चूंकि का मतलब ये देखो ईसी जो बेटा हमारा होता है वो ए बी के बराबर होता है। क्या समस्या खड़ी हो गई? ईसी किसके बराबर होता है? ई बी के, ए बी के, ई सी ए बी के बराबर होता है। क्यों बेटा? ध्यान समझिए, ये आपकी क्या है लंब है, सीधा है, और यहां से प्रकाश की किरण कितनी गई थी समांतर गई थी, तो ये समांतर यहां तक तो चलती गई। और आपको पता है जब दो समांतर रेखाएं आपस में चलती हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती, इसीलिए जितना ए बी होगा उतना ई सी होगा। इसलिए ए बी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं ई सी, कितना जहां ई सी लिखा है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत बोलो बेटा। अच्छा एक चेंज और यहीं पे कर लेते हैं, आपका एफ ए डैश एफ ए डैश लिखा है यहाँ पे, इसके सामने देखो क्या लिख सकते हैं एफ ए डैश, ये हम पूरा लिख के दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं आपका। देखो ये लिखा है सी है यहाँ पे, ये बेटा हमारा एफ है और ये कितना हमारा ए डैश है, हमको लिखना है एफ ए डैश, हमको पता है कितना है सी ए डैश पता है, और कितना पता है सी ए डैश पता है, सी एफ पता है, लेकिन एफ ए डैश की हमको वैल्यू चाहिए और एफ ए डैश की हमको वैल्यू नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू निकालने करेंगे क्या, इस पूरी डिस्टेंस में से सी ए डैश में से, सी ए डैश में से यदि हम सी एफ घटा दें, इतनी वाली जो डार्क कर दी मोटी है, तो हमारा बचेगा तो एफ ए डैश। एफ ए डैश नहीं समझ में आया, हमने कहा मान लेते हैं सी ए डैश हमारा 4 सेंटीमीटर है, कितना 4 सेंटीमीटर है, और हम मान लें सी एफ हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए एफ ए डैश, तो कहोगे सर इतना आसान, कितना बताओगे 4 में से 3 सर 1 बचेगा। कैसे किया आपने? क्या सी ए डैश में से सी एफ को घटाया, यानी कि 4 में से 3 को घटाया, तभी तो एफ ए डैश बचा जाके, वही हमने किया। यानी कि क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, यानी कि हम लिख सकते हैं किसको एफ ए डैश को, क्या एफ ए डैश को क्या लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस का सी एफ। क्लियर होगा? तो एफ ए डैश के साथ में क्या लिखेंगे सी ए डैश माइनस का सी एफ होगा। यहां पे लिखते हैं बेटा, तो ई सी बराबर कितना लिखेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर सी एफ अपान एफ ए डैश। अभी यहां लिख रहे हैं, आगे लाइन में लिख देंगे। अभी समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 का एलएचएस पार्ट समीकरण 2 के एलएचएस पार्ट के बराबर है, दिख रहा है? समीकरण 1 का एलएचएस पार्ट समीकरण 2 के एलएचएस पार्ट के बराबर है, इसीलिए जब एलएचएस के बराबर होते हैं तो आरएचएस के भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि यदि एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। लिख दोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बस थोड़ा बचा इसके बाद। तो क्या बचेगा देखो कितना होगा सी ए अपान सी ए डैश बराबर सी एफ अपान एफ ए डैश। यहां तक बात क्लियर हो गई? और आपको पता है इसको रब कर रहे हैं, ये आपको पहले से पता है कि आप क्या लिख सकते हैं बेटा। देखिए इसके आसाम के लिखोगे चूंकि एफ ए डैश कितना होता है सी ए डैश माइनस का सी एफ के होता है, तो एक लाइन ये लिख लेंगे इसी के नीचे, सी ए अपान सी ए डैश बराबर सी एफ अपान, दिखाई पड़ा, एफ ए डैश को क्या लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस का कितना सी एफ, सी ए अपान सी ए डैश बराबर सी एफ अपान सी ए डैश माइनस का सी एफ हो गया। यहां छोड़ देते हैं, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए, फिर ऊपर से करते हैं। अभी ये इसी के आगे नोट करिएगा, चूंकि वाला ये जो चूंकि लिखा इसी के आगे यहां पे नोट कर लेना, ठीक बेटा? कोई दिक्कत हो तुरंत बेटा कमेंट करो, शेयर दोस्तों करते रहो, आप लोग शेयर करते रहें दोस्तों, और प्यार के साथ पढ़ते रहें, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें। तो हो गया? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़े बेटा, देखिए यहां तक रफ कर रहे हैं,
इसके नीचे से अभी बताते हैं। इसका भी काम खत्म हो गया आपका ना। चलो ये हो गया, ये लास्ट वाली लाइन की जरूरत है, उसी को नोट कर रहे हैं, सिर्फ इतना चाहिए। तो देखो क्या हमारा यहाँ बचा था, सी एफ था ना, सी एफ था ना बेटा। अब देखो सी ए कितना हमारा बेटा, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ रफ कर दिया, ये ध्यान समझिए, सी ए लिखा था कितना था, सी ए माइनस का यू, सी ए कितना माइनस का यू हो गया। और ध्यान समझिए, रेड से लिख दे ज़्यादा क्लियर हो, सी ए कितना था माइनस का यू हो गया जाके, और सी एफ कितना था आपका एफ था, और कितना सी ए डैश कितना था बेटा आपका वी। देखो सी ए कितना था माइनस का यू, सी एफ कितना था एफ था, ठीक है, और सी ए डैश कितना हो गया वी हो गया। ये सारी वैल्यू डाल देते हैं, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, सी ए कितना हमारा हो गया माइनस का यू हो गया, अपान सी ए डैश वी हो गया, बराबर सी एफ स्मॉल एफ अपान सी ए डैश वी माइनस का सी एफ एफ। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दो, क्या कर लें, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो क्या हो जाएगा माइनस का यू, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का यू ब्रैकेट लगा लेंगे, वी चलो ब्रैकेट में ही लिखना माइनस का एफ बराबर कितना v और ये f, v इंटू एफ की मल्टीप्लाई करो तो v f हो जाएगा। ठीक है, अब u की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, ये माइनस का u लिखा बेटा, तो कितना माइनस, यहाँ इसके पहले प्लस माना जाता है जब कोई चिन्ह नहीं होता, माइनस प्लस माइनस और v u इंटू वी यू वी हो गया जाके, और माइनस माइनस प्लस का हो गया जाके कितना माइनस माइनस प्लस होगा u इंटू एफ यू एफ हो गया, बराबर वी एफ तो चल ही रहा था बेटा हमारा। अब देखो ध्यान से, यू एफ को इधर रखो, बाकी माइनस का यू वी को उधर भेज दो। नई बात समझ पा रहे हैं, ध्यान समझिए, हमने कहा यू एफ को इधर ही रखते हैं, तो यू एफ को इधर रखा और इधर ही रखें, और उसको क्या करते हैं बाकी को उधर भेज रहे हैं, इसको और इसको इधर उठा लाओ। नहीं समझ में आया, ये चीज कंफ्यूज हो गए। हमने कहा ध्यान समझिए, ध्यान से, हमने कहा यू एफ यहाँ जैसे था वैसे ही रखा, और वी एफ को हम इधर उठा लाए तो प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया, और माइनस का यू वी था उसको हमने उस साइड भेज दिया। ठीक है, इसको माइनस का तो उधर चला गया तो प्लस का, यानी कि यू एफ को ऐसे रखा, ये प्लस का था इसको इधर उठा लाए इसीलिए क्या था माइनस का वी एफ हो गया, और इसको बराबर के उधर भेजेंगे इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, यू वी हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसके बाद दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर यानी कि दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग करने पर, मैं लिख लो या को, दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग करने पर, यानी कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे यू वी एफ से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, देखो यू एफ अपान कितना यू वी एफ माइनस का वी एफ अपान यू वी एफ और बराबर यू वी अपान यू वी एफ। ये बात क्लियर हुई। अब देखो यू वी एफ से भाग करें तो ये उसके पूरे में बटे में आएगा यू एफ माइनस का वी एफ अपान यू वी एफ आएगा, फिर अलग अलग कर देंगे तो यही तो बचेगा, यही तो पार्ट मिलेगा। हमने क्या यू एफ को किससे भाग कर दिया, यू वी एफ से कर दिया, और फिर क्या माइनस का वी एफ को भाग कर दिया यू वी एफ से, और यू वी एफ को भाग कर दिया यू वी एफ से, राइट। यू वी को कैसे भाग कर दिया यू वी एफ से, जो कटा काट दो, यू एफ कट गया और यहां से यू यहां से एफ कट गया। ठीक, यहां देखो वी एफ और यहां का वी एफ कट गया और यहां का यू कट गया। क्या बचा जाके, देखो बेटा बचा क्या जाके हमारे पास फाइनल रिजल्ट। देखिए बेटा थोड़ा सा बस वेट करिए, ये कितना 1 अपान वी माइनस का कितना 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया जाके। या इसी को हम लिख सकते हैं, इतना लिख लिया बेटा, या इसको ऐसे लिखें, इसको लिख लो फिर लिख के दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा।
ठीक, देखो बेटा, या तो इसको ऐसे लिख ले 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f, वरना सहूलियत के लिए 1/f बराबर, थोड़ा और अच्छा लगे, सुंदर लगे, क्योंकि सुंदर तो हर कोई दिखना चाहता कि नहीं, इसीलिए थोड़ा सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं? देखो वही चीज लिखिए, इसको इधर उठाना है, उसको उधर भेज दिया, एक बस क्या किया, LHS को RHS में, RHS को LHS में भेज दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/, फाइनली इक्वेशन क्या आएगी, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। इसे क्या कहते हैं, परिमित आकार की वस्तु के लिए लेंस का सूत्र कहते हैं, लेंस का सूत्र कहते हैं। यानी कि लेंस में यह सूत्र होगा परिमित आकार की वस्तु के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। देखिए तुलना करते हैं, दर्पण अभी आपने सीखा था, दर्पण में आपने क्या सीखा था, जब निकाला था तो दर्पण में जो सूत्र आता था वो आता था 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये दर्पण में आता था, और यहाँ क्या आया, माइनस का। तो दर्पण और इसमें दोनों में सिर्फ कितना अंतर है, माइनस का, बाकी सेम इक्वेशन अब ऐसे ही बनी है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u लिखना चाहो तो यही सूत्र या उपरोक्त समीकरण, यही समीकरण जो ऊपर आई है समीकरण या उपरोक्त सूत्र लिख लो, या यही समीकरण को लेंस का सूत्र कहते हैं, यही समीकरण को लेंस का सूत्र कहते हैं। और अगली क्लास जो लेक्चर नंबर आपका 21 होगा, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये आपने यहाँ उत्तल लेंस में पढ़ा था, तो यहाँ उत्तल ना करके अवतल लेंस में, आगे वही अवतल लेंस में UVF में संबंध। तो कल का लेक्चर नंबर जो हमारा 21 रहेगा उसमें आपको सेम अवतल लेंस में सिखाया जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करिएगा उत्तल लेंस वाला कर लीजिएगा, एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोशिश करिएगा अवतल लेंस करने के लिए, क्योंकि हमने आपको क्या दोनों में प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां बता दी है, तो इसलिए आप आसानी से बना सकते हैं। यहां तक किसी को भाई कोई भी दिक्कत हो तो बेटा बताओ, कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप लोग यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा सदा शिव कोचिंग, ये लिखा सदाशिव कोचिंग, फिर भी हम एक बार लिख दे रहे हैं कोचिंग क्लासेस, क्या, सदाशिव कोचिंग क्लासेस। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे और क्या आपको सदाशिव कोचिंग क्लासेस में के ग्रुप में जुड़ जाना है, इस टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। तो क्या होगा, इस पे तुरंत जैसे वीडियो अपलोड होती है तुरंत इसका नोटिफिकेशन इस पे मिल जाता है। बाकी क्या करें आप लोग, सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जब बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकायदा कहीं पे हो सकता है टेक्निकल की समस्या हो सके तो आप क्या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए सदाशिव कोचिंग क्लासेस, जिससे क्या होगा आपको आसानी से तुरंत वहां पे नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी समस्या है आप तुरंत हमारे पे क्या कमेंट कर दें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके लिए ही हमने क्लास स्टार्ट की, आप लोगों के, ठीक है, भविष्य के लिए, कि आप लोगों का भविष्य सुनहरा हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।